फॉर्मूले करना ग्राफिक होमवर्क था, ये तो होमवर्क था। ये क्वेश्चन है, आप पढ़ें इसको। ये क्वेश्चन है कि ए हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स टुगेदर two kinds of food 1 and 2 in such a way that the mixture contains at least 10 unit of vitamin A, 12 unit of vitamin B, at least लगा हुआ, ध्यान देना, at least, and 8 unit of vitamin C. The vitamin content in 1 kg of food is given below. Food 1 में विटामिन A कितना है? तो 1 यूनिट है, विटामिन B 2 यूनिट है, विटामिन C 3 यूनिट है। फूड 2 में 2 यूनिट विटामिन A, 2 यूनिट विटामिन B और 1 यूनिट विटामिन C है। अब है, अच्छा इधर भी है, सेम बना हुआ है इधर भी, तो इसको छोड़ देते हैं, वही चीज लिखा हुआ है, यही है, ठीक है। 1 kg of food 1 cost ₹6, 1 kg of food 2 cost ₹10. Formulate the above problem as LPP to find the least cost of the mixture which will produce the diet. Least cost होता है, कॉस्ट मिनिमाइज करना है। तो हमें क्या पता करना है कि कितना केजी फूड 1 प्रोड्यूस करना है और कितना केजी फूड 2 प्रोड्यूस करना है, सच दैट कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो x केजी फूड 1, y केजी फूड 2 मान के फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब आप इसको, डाइट प्रॉब्लम है, इसको आप चलिए सॉल्व कीजिए। देखिए पहले तो फॉर्मुलेट कर लीजिए और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। अभी तुम्हारा चुना है, सारे पीडीएफ क्लास के होते हैं, वीडियो के राइट में नीचे देखें, आपको मिल जाएगा। नहीं मिला है तो मुझसे ना पूछे, हेल्प पे फोन कीजिए, कुछ टेक्निकल इशू होगा। आपका ऐप अपडेटेड है? नहीं है तो तुम्हारे साथ इशू है भैया, हजारों बच्चे देखते हैं, किसी के पास ये इशू नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे ऐप के साथ दिक्कत है। अपडेट कर लो, अपडेट कर लो, और नहीं तभी नहीं होता है तो टेक्निकल टीम या हेल्प पे फोन करो। मेरे पास क्या सोल्यूशन इसका होगा? मैं स्टूडियो से पढ़ाता हूँ, स्टूडियो में एक टेक्निकल बंदा होता है, वो कहां से तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? सारे क्लास के नोट्स क्लास के साथ अपलोडेड है, वो अपने बैच से पूछ लो, सबको दिखा होगा। चलिए, इसका डिसीजन वेरिएबल क्या है? इसका डिसीजन वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल इसका है, मैं ध्यान देता हूं, एक्स है ना, केजी फूड 1 एंड वाई केजी फूड 2, यही डिसीजन वेरिएबल है, हमें एक्स वाई डिसाइड करना है। मिनिमाइज जेड इक्वल टू, अब 1 केजी फूड 1 का कॉस्ट क्या है? 6 रुपीज और इसका 10 रुपीज, तो लिखोगे मिनिमाइज जेड इक्वल टू 6x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या होगा? कॉन्स्टेंट देखो, विटामिन ए जो मिक्स बनेगा फूड 1 एंड 2 का, विटामिन ए कम से कम 10 यूनिट होना चाहिए। तो x केजी में 1 यूनिट विटामिन ए और 2 यूनिट विटामिन ए, तो क्या होगा? x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये विटामिन ए का, क्योंकि एटलीस्ट 10 यूनिट, विटामिन बी 12, विटामिन सी 8 यूनिट, ठीक है। तो अब क्या है? 12 और 8, तो ये क्या होगा? 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड विटामिन सी 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही फॉर्मुलेशन है। अब आपको आंसर निकालना है, यही फॉर्मुलेशन, अब आपको आंसर निकालना है। काजल दास नोटेड। रितांश सोनकर, प्लीज कॉल हेल्प ना फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस। अपना अगर ऐप अपडेटेड नहीं है तो आप ऐप अपडेट कर लेना, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो। धीरज कुमार मनदीप नोटेड। अब आप बना लो ये तीनों ही कांस्टेंट एक्स वाई, इसके लिए इक्विवेलेंट लाइन के लिए यही बना लो, इसके लिए भी यही बना लो, और नीचे वाले के लिए यही बना लो। x0 तो y क्या आएगा? 5 आएगा, और y0 तो x क्या आएगा? 10 आएगा। इसमें x0 तो y6 और y0 तो x6, और इसमें x0 तो y8 एंड y0 देन x8/3, यही है। ऐसा करते हैं हम, मैक्सिमम हमारा 8 तक है ना, तो यहां लेते हैं 4, यहां लेते हैं 8, यहां लेते हैं 4, यहां लेते हैं 8। x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। पहला वाला लाइन x0 y5 यहां पे, एंड x10 y0, x10 यहां ले लो, तो ये पॉइंट है 10 0 और ये पॉइंट है 05, तो हमारा लाइन हो गया ये एक लाइन, पहला वाला। फिर दूसरा x0 तो y6 हाँ कहीं पे यही होगा, एंड फिर है y0 तो x6, तो कुछ ये लाइन दूसरा वाला है, एंड फिर नेक्स्ट x0 तो y8 एंड
x0 तो y8 एंड y0 तो 8/3, 8/3 इज हाउ मच, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब मान लो यहाँ पे तो ये तीसरा लाइन है ना, तो ये पॉइंट हमारा है 8/3 एंड 0, और ये तो पॉइंट है 0 एंड 8। सब में 0 0 पुट करते अगर हो तो 0 ग्रेटर देन 10 सब में गलत हो गया, मतलब ऊपर का रीजन होगा। तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, तो कॉमन रीजन आने वाला है ये वाला, कॉमन रीजन है हमारा ये, कॉमन रीजन यही है, यही है। अब इसमें हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो कौन कौन है, क्योंकि ये तो बेसिकली ऊपर तो अनबाउंडेड है, ये ओपन है, तो एक पॉइंट हम लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें ए और डी पता है, बी और सी निकालना है। जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बी के लिए हमें ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करना पड़ेगा, सी के लिए हमें ये लाइन और ये लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। और हमारे पास बी आएगा 1 5, बी आएगा हमारा 1 5 और सी आएगा सॉल्व करके 2 4। बस अब आप निकाल लें, यहाँ पे लिखे कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि मिनिमाइज का है। अगर ये मैक्सिमाइज का होता तो x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी, z टेंड्स टू इंफिनिटी, और बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मिनिमाइज का है तो नीचे की ओर निकल जाएगा, तो कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे z की वैल्यू, z क्या है हमारा 6x प्लस 10y, तो सबसे ए वाला पॉइंट क्या है 0 8, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी z की 80, ठीक है। b क्या है 1 5, z की वैल्यू क्या आएगी 6 और 50, 50 और 6 56, और फिर c क्या है हमारा 2 4, पुट कीजिए, जेड हो जाएगा 12 और 40 52, और फिर डी क्या है डी 10 0, तो जेड क्या है 60। तो सबसे जो छोटा आया वो कौन सा आया, मिनिमम इज जेड 52, x2 पे y4 पे, ये सी पॉइंट पे जेड का मिनिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, क्लियर सबको, ये बना। तो पहले आपको फॉर्मुलेट किए, फिर हमने सॉल्व किया ग्राफिकली। ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला इसमें मिनिमम था तो हमने पता कर लिया, मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम इसका आता ही नहीं, क्योंकि एक्स रीजन जो है एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, वाई टेंड्स टू इंफिनिटी, जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा मैक्सिमाइज केस में सॉल्यूशन बोलते हैं अनबाउंडेड है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा भी हूं कि समझो क्लोज कर्व क्या होता है। कोई ट्रायंगल हमारा क्लोज कर्व है, कोई ट्रायंगल हमारा क्लोज कर्व है, कोई ट्रायंगल हमारा क्लोज कर्व है, स्क्वायर हमारा क्लोज कर्व है, सर्किल हमारा क्लोज कर्व है, ये सब हेक्सागन क्लोज कर्व है ऐसे। तो बोलता है कि कोई भी रीजन, मान लो एक रीजन आया ऐसे, कुछ ऐसे आया रीजन है, अब ये रीजन एक क्लोज कर्व के अंदर है तो बोलेंगे बाउंडेड रीजन है। अगर कुछ ऐसा रीजन हो और इधर बाउंडेड ही नहीं तो अनबाउंडेड रीजन है, ये है एक्चुअली। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि a subset of R2 समझते हैं आप, plane is said to be bounded if its region can be enclosed by a closed curve, say a circle or a triangle. A subset of R2 is said to be unbounded if its region cannot be enclosed in a closed curve. unbounded region बोलते हैं। अब unbounded सॉल्यूशन का मैंने बताया पीछे, जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके देखो, ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। किसका, मैक्सिमाइज का। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट दिस x1 - x2 greater than equal to -1, -x1 plus 2x2 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0। इसको जब सॉल्व करके देखें और आपको कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा, आप देखोगे रीजन भी अनबाउंडेड होगा, जो फिजिबल रीजन हो, और साथ में मैक्सिमम इंफिनिटी को चला जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अनबाउंडेड बोलते हैं। डू इट, करके देखें। डन। अब बना के देखिए, यहाँ पे यही बना देता हूं मैं। यहाँ पर x1 और ये x2, यहाँ पे देखो पहले वाले का x1 x2, x1 अगर 0 लेंगे तो इक्वल स्ट्रेट लाइन पे x2 क्या आएगा 1 आएगा, है ना। और अगर x2 0 लेंगे तो x1 -1 आएगा। और दूसरे पर x1 and x2, x1 0 then x2 will be 2 and x2 0 then x1 will be -4, राइट। थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं तभी बना पाएंगे हम। पहला वाला x1 0, मान लो ये 2 ले लेते हैं, ये 4 लेते हैं, और इधर ये -2 and -4, ये तो 0 ही है, एंड दिस वन इज 2 and 4, ये लेते हैं। तो पहले x1 0 तो x2 1, तो ये पॉइंट है, ठीक है।
एंड दूसरा इसमें x2 0 तो x1 -1, तो ये है, ठीक है, ये लाइन बना। और फिर दूसरे में x1 0 x2 2, ये वाला है, एंड x2 0 x1 -4, x1 -4, तो ये लाइन बन रहा है, ये लाइन बन रहा है ऐसे, ठीक है। अब रीजन देखते हैं, ये हमारा है x1, ये वाला हमारा है x1 -x2 इक्वल टू -1, और ये वाला है लाइन -x1 + 2x2 इक्वल टू 4। अब इस वाले के लिए 0 0 डालते हैं, तो 0 0 डालो, इसमें 0 0 ग्रेटर इक्वल टू -1, यस, तो नीचे का रीजन आएगा, नीचे का रीजन आएगा। और इसके लिए 0 0 डालते हैं तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली जस्ट मिनट, इसमें अगर हम 0 0 डालते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, नीचे वाला, और इसमें अगर 0 0 डालते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, तो हमारा रीजन क्या आया, इसमें आया ये, इसके नीचे तो कॉमन रीजन क्या हुआ, कॉमन रीजन जो है वो ये है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, तो कॉमन रीजन रेड से ले लेते हैं, ब्लू से ले लेते हैं, कॉमन रीजन ये है, ये कॉमन रीजन है, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज तो मैक्सिमम कुछ ला ही नहीं सकते ना, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, हमेशा इस 3 कॉर्नर पॉइंट से हमें जेड की वैल्यू ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जैसे x1 x2 चले जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, x2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जेड जो हमारा है दैट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो सॉल्यूशन इज व्हाट, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये रीजन ही अनबाउंडेड होगा, किसी एक क्लोज करते हैं तो ला ही नहीं सकते, सो क्या बोलेंगे इसको, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सो दिस इज द केस ऑफ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। पल्लवी मैं नो नो मैक्सिमम कहां से, अगर तुम 10 मान लो किसी बाउंड्री पे ले आए, यहाँ पे कॉर्नर, उससे बेटर जेड आ जाएगा, इधर x y लोगे तो x1 x2 लोगे तो जेड का हमेशा वैल्यू इंप्रूव करता रहेगा, x1 टेंस टू इन्फिनिटी, x2 टेंस टू जेड टेंस टू इन्फिनिटी, अनबाउंडेड हो गया ना, सो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्लियर सबको? नाउ नेक्स्ट इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। नो फिजिबल सॉल्यूशन मतलब देखो क्या होता है, कुछ कॉमन रीजन मिलेगा ही नहीं, तो ये वाला इसको करके देखें, नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई कॉमन रीजन आएगा ही नहीं, देखो करके, अरे ग्राफ को इंटरसेक्ट कहां से थोड़ी होता है, इधर दाहिने तो ओपन है ना, एक्स वाई तो कुछ भी हो सकता है, तो जेड की वैल्यू कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमाइजर केस है, मिनिमाइजर केस तो है नहीं, तो जेड की वैल्यू तो कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। मिनिमाइजेशन का रहता तो आंसर आता पिछले वाले में। काजल दास नोटेड। फिजिबल रीजन कुछ भी नहीं आएगा, चंदन कुमार नोटेड। ओके, देखो इसको बनाओगे तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पहला वाला के लिए इक्विवेलेंट लाइन बनाते हैं, x1 x2, x1 0 x2 1, x2 0 x1 1, नीचे वाला, और यहाँ पे x1 0, यहाँ 2 आएगा, और x2 0 x1 भी 2 आएगा, ये है ना, आप बनाए। पहला वाला x1 0, मान लो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो पहला वाला तो यही है, और दूसरा वाला ये है, ठीक है। अब आप देखिए रीजन क्या बनता है, पहले वाले में लेस देन इक्वल टू 0 0 पुट करो तो सेटिस्फाई करता है, तो ये नीचे का रीजन, ठीक है। और इसमें 0 0 डालोगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो नो गलत है, तो रीजन क्या बनेगा इसका, ये वाला रीजन बनेगा, तो कुछ भी कॉमन रीजन नहीं है, कोई कॉमन रीजन नहीं है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि भाई कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो कौन सा केस हुआ, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन, कुछ आ ही नहीं रहा इसमें कॉमन, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो इनफिजिबल सॉल्यूशन, इनफिजिबल है ही नहीं कुछ। नेक्स्ट वाला देखो, इनफिजिबल सॉल्यूशन कैसे है, मैक्सिमाइज का केस है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, ठीक है।
अब आप इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखो। ये जो ऊपर वाला लाइन है वो सीधा यही बनेगा इस तरह का। ये हमारा लाइन है x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 0। और दूसरा वाले के लिए देखो, x1 x2, x1 0 तो x2 क्या होगा, -3/2, एंड x2 0 देन x1 विल बी -1। ठीक है, तो इसको नीचे बढ़ाते हैं। तो देखें, मान लो हम ये 1 लिया, ये भी 1 लिया, ये -1 लिया, ये भी -1 लिया, तो x1 0 तो x2 -3/2 कहीं पर यहाँ है ना, और x2 0 तो x1 -1 कहीं पे यहाँ है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो। ये जो लाइन बनेगा, एक मिनट, ये जो लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा कुछ इस तरह, थोड़ा इधर है ये पॉइंट था ना, x2 0 तो -1, ये पॉइंट है, ये बेसिकली ये है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसमें ये हमारा लाइन है 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू -3, ये वाला। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अगर कोई पॉइंट, ये वाला लाइन है, कोई पॉइंट रीजन निकालती है, 1 0 पॉइंट है, x1 1 x2 0 सेटिस्फाई करता है तो ऊपर की ओर जाएगा। और इस वाले में अगर 0 0 डाल तो 0 लेस दैन इक्वल टू -3, नो, गलत है, तो ये नीचे वाला है। कॉमन जो रीजन बन रहा है इसमें वो ये बन रहा है, कॉमन रीजन जो बन रहा है दोनों के बीच में वो ये बन रहा है। अब देखो नॉन नेगेटिव सेटिस्फाई ही नहीं करता है, बनना चाहिए था इसमें कॉमन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बन रहा है इधर, तो इसीलिए सोल्यूशन हो ही सकता है, बिकॉज नॉन नेगेटिविटी लॉ सेटिस्फाई कॉमन रीजन नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलेंगे इनफिजिबल रीजन है या इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल रीजन बोल दो, आ रहा है इसमें, फिजिबल नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करता है नॉन नेगेटिविटी को, तो ऐसे केस में बोलते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सॉल्यूशन इज इनफिजिबल, राइट, क्लियर है। कल हमने अल्टरनेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाला केस तो कर ही चुके थे, अगला वही है, वो करा चुके हैं हम, अगला वही है, ये हम कल कर चुके हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशन वाला, और इस पर यही क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, ये कर चुके हैं कल। ठीक है, अब आपका ये है रिडंडेंट कांस्टेंट। इसका मतलब होता है, रिडंडेंट का मतलब यूजलेस, मतलब उस कांस्टेंट को यहां से हटा भी दोगे तो कॉमन रीजन पे, मतलब फिजिकल रीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको बेसिकली इसका बनाना है कॉमन रीजन, और फिर पता ये करना है इसमें से कौन सा कांस्टेंट हटा दें तभी हमारे फिजिकल रीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस कांस्टेंट को हटाओगे दैट विल कॉल्ड रिडंडेंट कांस्टेंट और यूजलेस कांस्टेंट। डू इट। मुझे बताएं आप कौन सा कांस्टेंट इसमें यूजलेस है, और मिनिमम वैल्यू बताएं जबकि मिनिमम वैल्यू क्या है, राइट। मनदीप नोटेड, काजल दास नोटेड। और काजल दास एंड मनदीप आप मिनिमम वैल्यू निकालें क्या है, मिनिमम वैल्यू आएगा इसमें जो मिनिमाइज का है, वही बताएं क्या है। अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद स्पेस देके लिखा तो आ जाएगा। ओके, मनदीप, धीरज कुमार, सब लोग। श्वेता नोटेड। सागर कुमार, क्या आंसर आया। काजल दास नोटेड।
मुन्ना कुमार नोटेड, आयुषी नोटेड। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका बनाएंगे पहले वाले का, तो आपके पास आएगा x1 x2 x10 x23 एंड x20 x16। दूसरे वाले का तो सीधा पता चल रहा है x1 x2 7 0 एंड 0 7 यार। तीसरे वाले का x1 x2 x10 x24 x20 x112। तीसरे वाले का चौथे वाले का, सॉरी, चौथे वाले का x1 x2 x10 x29 x20 x19/2। यह है मैक्सिमम 12 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इसको इस तरह x1 x2 0 2 4 6 8 10 एंड यहाँ पे 12 ले लेते हैं। 12 ये x1 है, इधर भी 2 4 6 8 10। x2 पे मैक्सिमम कितना है, 7 7 9 तक है, ठीक है, इतना काम चल जाएगा। पहला वाला x03 60 03 एंड 60, ये पहला वाला है, ठीक है। मैं यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाला लाइन। इसके बाद सेकेंड 7007 7, यहाँ पे ये हमारा दूसरा वाला है। तीसरा वाला 04 12 0 04 12 0 04 एंड 12 0, यहाँ पे ये तो ये तीसरा वाला हो गया। एंड देन चौथा वाला 09 09 एंड देन 9/20 4.5, कुछ इस तरह आएगा। ये हमारा चौथा वाला है, ठीक है। सब के एक पार्ट में 0 0 लाई करता है, तो आप डालें सब में 0 0 0 0 डालोगे तो 0 <6 सब में गलत हो गया। सब में ओरिजिन रीजन में नहीं है, सबका ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, ठीक है। ऊपर की ओर ही रीजन है और ऊपर की ओर रीजन है। और कॉमन रीजन बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा, यही दिखेगा। अब देखो आप, अगर ये फर्स्ट वाला नहीं भी रहेगा तो रीजन तो वही रहेगा। अगर फर्स्ट वाला यहाँ हटा दो तभी रीजन जो कॉमन रीजन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलेंगे कि जो रिडंडेंट हमारा है वो कौन सा है, पहला वाला। तो x1 + 2x2 जो हमारा पहला वाला है, x1 + 2x2 > 6, वही है ना, ये रिडंडेंट कांस्टेंट है, रिडंडेंट रिडंडेंट कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, रिडंडेंट कांस्टेंट, यूजलेस है, ये नहीं भी रहेगा तो हमारा रीजन कॉमन आएगा। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होता था, अनबाउंडेड होता, x1 टेंड्स टू इंफिनिटी x2 टेंड्स टू इंफिनिटी z टेंड्स टू, बट मिनिमाइजेशन का केस है। कौन सा केस है, मिनिमाइजेशन, तो वैल्यू निकलेगा। अब आपका कॉमन रीजन पॉइंट आता है ये a, फिर ये b, ये पॉइंट है कॉर्नर में, फिर ये c और ये d, ठीक है। तो b कैसे निकलेगा, तो b निकलेगा फोर्थ एंड सेकंड को सॉल्व करके, c कैसे निकलेगा, सेकंड एंड थर्ड लाइन को सॉल्व करके, है ना। और जो पॉइंट आएंगे मैं बता देता हूँ। a तो पता ही हमको क्या है, तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पर z इक्वल टू क्या है, 5x1 + 8x2, सो दिस इज 5x1 + 8x2 है। a पॉइंट हमारा क्या है, a पॉइंट तो 09 है, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 72। b पॉइंट सॉल्व करोगे तो आएगा b विल बी, b और c पॉइंट इसे निकाला है, b पॉइंट क्या सॉल्व किए हो, b पॉइंट एंड c पॉइंट। b बताया पहले, b क्या है और c क्या है, d तो पता है, d इज 12 0। b किसे निकाला है, b और c बताएं। b पॉइंट b पॉइंट 2 एंड 5 आया है, 2 एंड 5 आया, ठीक है। b पॉइंट 2 एंड 5 आया है। अब z क्या आएगा, देखो 10 + 40 10 और 40 50 आ जाएगा। और c पॉइंट क्या है, c पॉइंट इज 4.5 2.5, ये आएगा। c है 4.5 2.5, बेसिकली ये आएगा। और z में डालोगे तो आएगा 42.5 और यहाँ पे z आएगा 60। तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है वो है, द आंसर इज मिनिमम इज दिस एट दिस, यही आंसर है, राइट। सो दिस इज आंसर।
बी पॉइंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा फोर्थ लाइन एंड सेकंड लाइन, सी के लिए सेकंड एंड थर्ड लाइन। तो मिनिमाइजेशन का केस था तो वैल्यू आ गया, मैक्सिमाइजेशन का केस होता तो बोलते हैं अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ये तो जितने पॉसिबिलिटी थे हमने बताए कौन कौन से, तो रिडंडेंट कौन सा, रिडंडेंट कांस्टेंट वाला, अनबाउंडेड सॉल्यूशन वाला, मल्टीपल या अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला, ये सब बता दिया। इनफिजिबल रीजन वाला, जितने पॉसिबिलिटी थे ग्राफिकल मेथड में बताया, और फॉर्मुलेशन भी बहुत जिस तरह के फॉर्मुलेशन आते हैं वो बताया मैंने। एक चीज बता दूं कि यहाँ पे दो वेरिएबल था, x1 x2 दो वेरिएबल है, तो हमने लाइन बना लिया इजी। बट दो वेरिएबल से ज्यादा होगा तो ग्राफिकल मेथड डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लो तीन वेरिएबल होगा, लाइन की जगह प्लेन आ जाएगा, और प्लेन ड्रॉ करना, कॉमन रीजन करना, बनाना मुश्किल काम हो जाएगा। चार वेरिएबल आ जाए मान लो यहाँ पे, चार वेरिएबल, तब तो ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, दैट इज लॉजिकल थिंग। पांच आ जाए तो 5 डायमेंशनल स्पेस, तो फिर ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन आ गया कि भाई दो वेरिएबल तक है तो वी कैन यूज ग्राफिकल, अदरवाइज नहीं। तो देयर मस्ट बी सम मेथड, देयर मस्ट बी सम मेथड। अब मेथड जो है वो दैट मेथड इज इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड मतलब ये होता है कि कोई मेथड ऐसा नहीं डेवलप हुआ जिसे एक स्टेप में आंसर आ जाए। तो इटरेटिव मेथड है, इटरेशन बनाना पड़ता है। हम फर्स्ट इटरेशन चाहे इनिशियल इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन ऐसे बनाते हैं। वो मेथड है सिंप्लेक्स मेथड, इसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। जो इनिशियल इटरेशन में जो वैल्यू आएगा, नेक्स्ट इटरेशन में उसे बेटर वैल्यू आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में उसे बेटर वैल्यू आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो जो सिंप्लेक्स मेथड इस तरह डेवलप किया गया कि जिससे हर एक इटरेशन में बेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, बेटर आ जाता है, बेस्ट नहीं बेटर आता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर आता है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है ना। तो उसी मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब कैसे कैसे वो मेथड डेवलप हुआ है वो करेंगे। ग्राफिकल मेथड से एक दो बातें समझिए आप, क्या क्या समझ में आया कि जो हमारे वैल्यू आए, जो ये रीजन बनता है कॉमन रीजन, ये रीजन बेसिकली कॉन्वेक्स रीजन है। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों कॉन्वेक्स है? इस कॉमन रीजन को भी दो पॉइंट ले लो और एक लाइन मिलाओ, लाइन, तो वो लाइन उसी रीजन में रहेगा, ऐसे रीजन को कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं। तो कॉमन रीजन क्या है? कॉन्वेक्स रीजन है ना। और जो भी आंसर हमें मिला कहां मिला? कॉर्नर पॉइंट पे मिला, कॉर्नर पॉइंट पे। इसको वर्टिसेस हम अगर डायमेंशन बढ़ाएं, 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन, तो जो रीजन बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रीजन। और ये जो कॉर्नर पॉइंट यहां बोला उसको बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ द रीजन। तो हमें जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा वो वर्टिसेस पे ही मिलेगा। जब मान लो पहले इटरेशन में यहां से शुरू किए तो दूसरे इटरेशन में बगल वाले पहुंचेंगे इस पे, तीसरे पे यहां पहुंचेंगे, ऐसे करके चौथे पे, क्योंकि ऑप्टिमल हमारा किस पे मिला है? ऑप्टिमल हमारा सी पे मिला है। तो मान लो पहला हम यहां से शुरू किए तो दूसरा यहां पे आ गया इटरेशन, तीसरे पे हमें ऑप्टिमल आंसर आ जाएगा। मान लो पहला इनिशियल यहां से शुरू किए इस कॉर्नर पॉइंट से, तो दूसरे पे हमें ये दूसरे इटरेशन में आंसर आ जाएगा ऑप्टिमल। ऑप्टिमल चेक करने का मेथड होता है ना। तो ये ठीक है, क्योंकि हर एक इटरेशन में हम क्या करते हैं? स्टेप रिपीट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है या नहीं है ना। ये सब मेथड हम पढ़ेंगे अभी। तो अब यहाँ पे तो लाइन हो गया 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन प्लेन बोलोगे, है ना। यहाँ पे हम रीजन बोलते हैं तो 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स रीजन। यहाँ हमने कॉर्नर पॉइंट बोल दिए, हम आगे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स रीजन में वर्टिसेस ऑफ द रीजन है। हमारा आंसर हमेशा वर्टिसेस पे ही मिलता है, समझ गए। और 3 डायमेंशन में हम प्लेन बोल देंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल में प्लेन बनाएंगे। तो n डायमेंशन में क्या बोलते हैं? हाइपर प्लेन, हाइपर प्लेन, है ना, उसी का नाम हो जाएगा हाइपर प्लेन। बस टेक्निकल टर्म है, इसका यूज ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट के लिए। अब हाइपर प्लेन जो है दो स्पेस बनाएगा, एक इधर का एक नीचे का, दो रीजन बनता है, एक लाइन दो रीजन ऊपर नीचे, वैसे ही हाइपर प्लेन दो रीजन बनाएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बेसिकली जनरलाइज कर दिया है। और इस मेथड से, इस ग्राफिकल मेथड से जो इनसाइट मिला उसी से सिंप्लेक्स मेथड डेवलप किया गया, सिंप्लेक्स मेथड डेवलप किया गया। तो सिंप्लेक्स मेथड की ओर बढ़ते हैं और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी कि क्या क्या करना है उसमें। तो सबसे पहले कुछ चीजें हम सीखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन ग्राफिकल मेथड में मिला वही सिंप्लेक्स मेथड में दिखेगा। अब जाने हम लिखते हैं इस यहाँ पे प्रील्यूड टू सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड एक जनरल मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, चाहे कितना वेरिएबल क्यों ना हो। प्रील्यूड मतलब सिंप्लेक्स मेथड से पहले जो चीजें सीखना है वो हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई स्लैक वेरिएबल क्या होता है और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। तो हम सीख रहे हैं कि स्लैक वेरिएबल किसे बोलते हैं, व्हाट इज स्लैक वेरिएबल। जैसे मान लो कोई कांस्टेंट है, अगर लेस देन इक्वल टू वाला कोई कांस्टेंट अगर लेस देन इक्वल टू, मान लो 2x प्लस या 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 है। लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से लेस देन इक्वल टू 6 है। तो इसको इक्वलिटी में अगर चेंज करना है तो हमें लेफ्ट में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वल होगा। तो हम लोग एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल, मान लो उसका नाम रखते हैं x3, जिसको हम लोग स्लैक वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। और उसमें ऐड करो लेफ्ट में 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, इक्वल टू में बदल दिया, यही x3 हमारा स्लैक वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लैक वेरिएबल। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 का कॉस्ट क्या लेंगे? तो 0 लेंगे। लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, है ना, कॉस्ट बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, जो ही बोल दो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम सीधा लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल। क्या लेते हैं? स्लैक वेरिएबल क्या लेते हैं? 0। तो स्लैक वेरिएबल समझ गए कि कांस्टेंट जो लेस देन इक्वल टू है उसको इक्वल टू में बदलने के लिए लेफ्ट में कुछ ऐड करना पड़ता है, जो ऐड करते हैं जो वेरिएबल दैट इज कॉल्ड स्लैक वेरिएबल। और स्लैक वेरिएबल कोएफिशिएंट हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेंगे? 0, ठीक है। अब नेक्स्ट है सरप्लस वेरिएबल, नेक्स्ट है सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? सरप्लस वेरिएबल, और मान लो तुम्हारे पास 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 5 है।
अब तो लेफ्ट वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू में कैसे बदलेगा इसको, तो हमें लेफ्ट में कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी इक्वल टू बदलेगा। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, ये सरप्लस वेरिएबल मान लो x3 जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। और क्या कर लेंगे, सब माइनस कर लेंगे, तो 4x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 5, ये इक्वल टू हो गया, माइनस किया x3 से तो वो सरप्लस वेरिएबल है। अब x3 का कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लेंगे, तो 0, तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ सरप्लस वेरिएबल क्या लेते हैं, 0 0। इसलिए जो लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सरप्लस या स्लैक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। सरप्लस और स्लैक का क्या काम है अभी पता चल जाएगा। ये था स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, सरप्लस वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल जो है वो जैसे x3 जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव वाली बात होनी चाहिए। यहां भी सरप्लस में भी x3 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। समझ गए सब लोग। सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब एलपीपी का दो फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, है ना। एलपीपी का दो फॉर्म, एक को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। देखो, टू फॉर्म्स ऑफ एलपीपी, टू फॉर्म्स ऑफ एलपीपी। पहला कैनोनिकल फॉर्म कहलाता है, कैनोनिकल फॉर्म। मैं जनरल लिख देता हूं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू C1x1 C2x2 से लेके CNxn तक, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ले रहा हूं मैं AI1x1 AI2x2, बढ़ते जाओ AInxn लेस देन इक्वल टू BI I इक्वल टू 1 2 से लेके m तक। यही हमारा जनरल एलपीपी है। जनरल एलपीपी तो ऐसा ही होता है। और ऑब्वियसली x1 x2 से लेके xn तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये नोटेशन की बात है, हमने n वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, मैक्सिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में एक ही लॉग आई लगा दिया हूं। जैसे i1 लोगे तो पहला वाला कांस्टेंट आ जाएगा, a11 x1 a12 x2 a1n xn लेस देन इक्वल टू b1। जैसे मैट्रिक्स में पहला रो होता है उसके एलिमेंट डिनोट करते हैं उसी तरह से i2 लोगे तो a21 a22 से a2n तक दूसरा कांस्टेंट, i से m कांस्टेंट x1 x2 xn ग्रेटर। इस तरह के फॉर्म जो होते हैं एलपीपी के, इसको हम लोग कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। देखना सभी कांस्टेंट यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं, ठीक है, सभी कांस्टेंट यहाँ लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्म का कुछ गुण देखोगे, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉर्म में क्या दिखता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका है, मैक्सिमाइजेशन का है, मैक्सिमाइजेशन का है। अगर मान लो रहे मिनिमाइजेशन, उसको मैक्सिमाइज कैसे बदलते हैं, मिनिमाइज जेड रहे, दिस इज इक्वल टू माइनस मैक्सिमाइज माइनस जेड। मतलब मैक्सिमाइज बदल देते हैं हम लोग, मैक्सिमाइज माइनस जेड कर लेते हैं, जब निकल जाएगा तो फिर माइनस लगेंगे तो मिनिमम जेड आ जाएगा, इस तरह करते हैं, है ना। सो इस केस में हमारा क्या करते हैं, मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बनाते हैं, मिनिमाइज। अगर ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि मैक्सिमाइज को कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है ना, तो अगर हम इसको बेसिकली ये क्या है, इसको h माने तो और यहाँ लिखो मैक्सिमाइज h माइनस जेड, माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस C1x1 माइनस C2x2, ये माइनस CNxn, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आए तो मिनिमम जेड क्या होगा, मिनिमम जेड विल बी माइनस h, मिनिमम जेड क्या होगा, माइनस h। कुछ समझे। जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन होता है, किसी क्वेश्चन में मिनिमाइजेशन का है, तो कैनोनिकल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं कि भाई मैक्सिमाइज h माइनस जेड ले लेते हैं। इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो मिनिमम चाहिए था, जो भी वैल्यू आएगी मैक्सिमम उसमें माइनस लगा दो तो मिनिमम जेड आ जाएगा। ये समझो तुम, ऐसे समझो, मिनिमम जेड अगर 2 है सपोज करो, तो मैक्सिमम माइनस जेड क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 2 का माइनस लगाओ तो प्लस 2, सेम चीज आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। ये तरीका हम लोग करते हैं, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेना। समझ रहे जो लिखा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए। अगर मिनिमाइजेशन का है तो इस तरह मैक्सिमाइज h लिख के कर लेते हैं सॉल्व, और अंत में मिनिमम जेड क्या होगा, माइनस h होगा, ठीक है। दूसरा चीज है, सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू टाइप के हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण जो है, सेकंड गुण जो है, ऑल द कांस्टेंट्स आर ऑफ लेस देन इक्वल टू टाइप। तीसरा क्या है, सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव है, दिख रहा है यहाँ पे, सारे वेरिएबल्स, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हुआ कैनोनिकल फॉर्म का। किस फॉर्म का, तो कैनोनिकल फॉर्म का। अब अगला फॉर्म जो लिख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगला फॉर्म जो है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। उसमें क्या होता है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, कैसा एलपीपी रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म एलपीपी का, इसमें रहेगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब ऑप्टिमाइज, जेड इक्वल टू C1x1 C2x2 टिल CNxn सब्जेक्ट टू AI1x1 AI2x2 है ना, नेक्स्ट AINxn इक्वल टू BI, आई कहां से कहां तक 1 2 से लेके m तक, ठीक है, और सारे वेरिएबल x1 x2 टिल xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक दो हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू यहां सारे कांस्टेंट क्या है, इक्वल टू टाइप है, कांस्टेंट्स क्या है, इक्वल टू टाइप है, सेकंड इक्वल टू टाइप है, और यहां पे जो कांस्टेंट के राइट हैंड जो BI है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो द राइट हैंड साइड ऑफ ईच कांस्टेंट इज नॉन नेगेटिव, क्या है, नॉन नेगेटिव, सभी कांस्टेंट जो है दाहिने वाला चीज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, यहाँ मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है, बट सारे कांस्टेंट इक्वल टू टाइप होने चाहिए और राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो दो फॉर्म बताया, कैनोनिकल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड, ये दो फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। अभी आप बाद में जानेंगे कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल के ही सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने बोला कि सिंप्लेक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है सिंप्लेक्स मेथड का कि भाई इनिशियल सॉल्यूशन कैसे लें, इनिशियल सॉल्यूशन शुरुआत कहां से करें, तो पहले उसकी तैयारी करते हैं। देखो तो अभी तक क्लियर है, ये वीरेंद्र भैया कल ही शुरू किया हूं, कल ही शुरू किया हूं भाई एलपीपी, ये कल की क्लास है, दूसरी क्लास है। अब सबसे पहला चीज सिखा रहे हैं कि जनरेटिंग एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, ये कैसे करते हैं जनरेट, ये बता रहे हैं, जनरेटिंग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। देखो अरे भाई मैंने बोला सागर कुमार, अगर मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y रहे, इसको मैक्सिमाइजर कन्वर्ट करना, तो लिखो मैक्सिमाइज h इक्वल टू माइनस लगा दो माइनस 2x माइनस 3y, तो मैक्सिमाइजर में कन्वर्ट कर दिया, क्वेश्चन सब वही है। अब लास्ट में मिनिमम z चाहिए, तो मिनिमम z इक्वल टू जो मैक्सिमम एच आए वो माइनस h कर देना, माइनस h मैक्स, यही लिखा। मान लो इसका मैक्सिमम h 10 आया तो मिनिमम z माइनस 10 हो जाएगा, तो समझ में आया सागर कुमार, मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजर कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमाइज h यहाँ माइनस ले लो, जो भी वैल्यू आए मिनिमम क्या होगा माइनस ऑफ h मैक्स, यही तो लिखा था, क्या लिखा था, यही लिखा था भाई। अब ये देखो तुम कि अगर मिनिमम z 10 है, इसका मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस 10, तो जनरेटिंग एन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, पहला इटरेशन है, तो तुम्हें इनिशियल इटरेशन के लिए शुरुआत करने के लिए कैसे शुरू करें, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब नॉन नेगेटिविटी वाली बात भी होनी चाहिए, और इनिशिएट करना है, तो जैसे एक एग्जांपल समझो कैसे इनिशिएट करते हैं, कांस्टेंट ही लेंगे, कांस्टेंट से सॉल्यूशन बनता है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 3 है ना, और फिर लिया 4x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और फिर है अगला 7x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 15, ये तीन कांस्टेंट है, ऑब्वियसली x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लगा हुआ है, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है ना। अब इसको सबको इक्वलिटी बदलना है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, इसमें हमें स्लैक यूज करना पड़ेगा, इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सरप्लस, तो लिखते हैं इंट्रोड्यूस है ना, स्लैक वेरिएबल x3 इन फर्स्ट एंड सरप्लस, ये स्लैक है, एंड सरप्लस वेरिएबल इन सेकंड, तो फिर नाम रखो x4 इन सेकंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला बन जाएगा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 3, दूसरा वाला बनेगा 4x1 प्लस 5x2 और यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं है, माइनस x4 इक्वल टू 6 और x1, तीसरा वाला है 7x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 15, ये ठीक है। अब ये देखिए ऑब्वियसली हमारा x1 x2 x3 x4 सब ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशन है, मान लो x1 x2 को हम 0 पुट कर देते हैं, x3 3 आ जाएगा, x4 माइनस 6 आ जाएगा, और एक और वेरिएबल आना चाहिए, तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल आना चाहिए, तीसरा तो आएगा नहीं, ठीक है, तीसरा तो आएगा ही नहीं,
तीन वेरिएबल चाहिए, तीन इक्वेशन है, तो तीन वेरिएबल से स्टार्ट करना है इनिशियल। तो क्या गड़बड़ हो गया, जहां भी यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आएगा कि हम लोग खुद अपने मन से आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करते हैं। कहाँ यूज आर्टिफिशियल, तो जहां जहां सरप्लस हमने डाला है वहां पे आर्टिफिशियल यूज करेंगे। तो और जहां भी इक्वलिटी होगा वहां भी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इक्वलिटी, यहाँ भी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे अब्दुल रहमान। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, नहीं होनी चाहिए। लाइव करोगे तो प्रॉब्लम पूछोगे, लाइव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम देर अंदर नहीं पूछ पाओगे, यही दिक्कत है। बट मेरी कोशिश रहती है कि मतलब ऐसा बता दिया जाए कि बहुत ही कम इशू हो रिकॉर्डेड देखने में, ऐसा कोशिश करते हैं। ठीक है, अरे स्लैक एक्स थ्री यूज किया, सरप्लस का नाम दूसरा रखोगे ना, एक्स4 रखा, एक्स4 रखा। ये कौन है, सुमेश श्याम मिश्रा। एक्स4 होगा ना, एक्स3 सरप्लस है ना, एक्स3 स्लैक है ना, तो दूसरा सरप्लस तो डिफरेंट लेंगे ना। अब मैंने क्या बोला, जहां जहां सरप्लस, क्योंकि ये तीन इक्वेशन है तो स्टार्ट करने के लिए हमारे पास तीन वेरिएबल चाहिए। चलो अब अगर मान लो x1 x2 0 मान लिए, x3 3 आया, x4 -6 आया और तीसरा कुछ है ही नहीं, तो करते क्या है, जहां भी x4 -6 से स्टार्ट होता है, x4 ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ से कुछ आया ही नहीं, यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करेंगे। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे हम इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। आर्टिफिशियल नाम है, इसका काम इतना ही है कि ये इनिशियल हमें दे दे। ठीक है, इनिशियल हमारा सोल्यूशन दे दे स्टार्ट करने के लिए, फिर इसका काम खत्म हो जाता है। तो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2। तो सरप्लस वाले में यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं, जहां इक्वल टू वाला कांस्टेंट है। तो ये होगा x1 + 2 x2 + x3, x1 + 2 x2 + x3 इक्वल टू 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है 4x1 + 5x2, 4x1 + 5x2 और यहाँ पे -x4 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 इक्वल टू 6 एंड तीसरे में भी आर्टिफिशियल a2 यूज होगा, 7x1 + 8x2, 7x1 + 8x2, x3 x4 नहीं है, a2 आर्टिफिशियल इक्वल टू 15। अब तुम्हारा x1 x2 x3 x4 a1 a2 सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब हमें इनिशियल फिजिबल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब 1 2 3 इक्वेशन है, हमें तीन वेरिएबल से स्टार्ट करना है। टोटल वेरिएबल यहाँ पे कितने हो गए, x1 x2 x3 x4 a1 a2 6 है, तो तीन को हम 0 रख सकते हैं। तो यहाँ किसको 0 रखेंगे, x1 को 0, x2 को 0 एंड सरप्लस को 0। अब देखो क्या आएगा, ये पुट करो, क्या आएगा बताओ, x3 3 आ गया पहले से, अगले से a1 6 आ गया, नेक्स्ट से a2 15 आ गया। अब हमारा ये क्या है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन है, यहाँ से हमारा इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और बताऊं, जो a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए हैं, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस होता है तो a1 a2 के लिए कोएफिशिएंट क्या लेंगे, तो लिख देता हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ a1 एंड a2 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इसका कोई काम नहीं, इनिशियल तक काम है, इसको कभी भी आंसर नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो लेते हैं, क्या लेते हैं, तो -m, m इज पॉजिटिव एंड वेरी बिग, इसको पेनल्टी बोला करते हैं, बाद में जानेंगे सब। तो -m पॉजिटिव एंड वेरी बिग, a1 a2 का सेम लेते हैं, -m। ठीक है, तो इस तरह इनिशियल फिजिबल हम ले लेते हैं। समझो आर्टिफिशियल कहां यूज करोगे, तो जहां पे सरप्लस यूज हुआ है और जो कांस्टेंट इक्वल टू वाला है। स्लैक हमारा इनिशियल दे देता है, स्लैक वेरिएबल हमारा इनिशियल दे देता है। किसको हमने 0 लेना है, सरप्लस को 0 लेना है, और जो इनिशियल वेरिएबल था x1 x2 उसको 0 लेना है। उसके बाद हमें जितने इक्वेशन उतने वेरिएबल चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब्दुल रहमान, ये जो टॉपिक अभी स्टार्ट किया एलपीपी, मैंने कल ही स्टार्ट किया है, ये मेरे हिसाब से 10-11 क्लास चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंगली जोड़ लो तुम, 10-11 क्लास ज्यादा नहीं होगा ये। उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। देखिए सब लोग समझ गए, जनरेटिंग एन इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। आर्टिफिशियल कहां यूज करेंगे, तो जहां पे सरप्लस यूज हुआ है और जहां पे इक्वल टू कांस्टेंट है। इसको 0 मानते, जितने इक्वेशन बनेंगे उतने से वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ेगा। किसको 0 मानते हैं इनिशियली, तो जो इनिशियल वेरिएबल x1 x2 प्लस सरप्लस को 0 मान के हम इनिशियल स्टार्ट कर देते हैं, इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन। और इसमें मान लो इनिशियली ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर आता, सपोज करो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता ये मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 + 10x2, ऐसा कुछ रहता। तो इंट्रोड्यूस क्या क्या किए हैं, चेंज होता है ये, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 + 10x2, स्लैक था x3 तो 0 × x3 प्लस 0 × x4, सरप्लस का 0 कोएफिशिएंट, और आर्टिफिशियल के लिए -m × a1 -m × a2। m इज वेरी बिग पॉजिटिव नंबर, -m को पेनल्टी बोलते हैं, पेनल्टी। गुड्डू कुमार तुम कहां अटका हुआ है, 100 ग्राफ कहां से बना लोगे तुम, प्लेन बनाना पड़ेगा, प्लेन बना लोगे तुम, और प्लेन का कॉमन एरिया निकाल लोगे। मैंने बताया था ना कि ग्राफ मेथड 2 वेरिएबल तक ही सीमित है, 3 वेरिएबल के बाद वो 3 वेरिएबल से वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब तो नया मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। ये तभी बताया था मैंने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बन जाएगा, समझ गए ना। अब हम एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल समझो तुम, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द एलपीपी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द एलपीपी
in standard form, in standard form, in standard form, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू x1, चाहे ऐसे करते हैं 10x1 प्लस 50x2 सब्जेक्ट टू ले लेते हैं 2x1 प्लस 5x2 इक्वल टू 12 एंड x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 9, x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वल टू है, ये मैक्सिमाइज केस लिया है। तो ये कौन है? नीरज वर्मा। एम वेरी बिग मींस एम 10 करोड़, 50 करोड़, 10 बिलियन, कुछ भी। एम इज वेरी बिग, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन केस और माइनस लगा हुआ है, ये तो मैक्सिमाइज कभी होने नहीं देगा ना। A1 A2 कभी आंसर नहीं आ सकता है इसका काम। A1 A2 का केवल इनिशियल फिजिबल दे देना और एक दो इटरेशन बाद खुद ही हट जाता है। ये सब आगे आएगा, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं नीरज वर्मा जी, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, समझ गए? तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रखें तो बताऊं मैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्स ये है x1 x2, सी कौन सा है? ये 10 एंड 50, सी 10 एंड 50, और जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है कांस्टेंट में उसको लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं 2 5 1 4, और इसको जो दाहिने साइड 12 9 है उसको बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? ये हुआ 12 एंड 9। तो बताओ कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, जैसे हमारा था ना ये 10x1 प्लस 5x2, सी लगा हुआ है, और ये लिखेंगे यहाँ पे सी ट्रांसपोज इनटू एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। इसका ट्रांसपोज इनटू एक्स करोगे तो मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा, ए इंटू एक्स करोगे है ना तो ये आएगा मल्टीप्लाई कर, और बी ये आ जाएगा। तो लिखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में, किस फॉर्म में है? मैट्रिक्स फॉर्म में, समझ गए? मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे डालते हैं, समझ गए सब लोग? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग करो। प्रॉब्लम है, पुट द फॉलोइंग एलपीपी, पुट द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड क्या है? तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू है ना 8x1 प्लस 6x2, 8x1 प्लस 6x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 लेस दैन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, x1 x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। also find an initial feasible solution, do it स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना और मैक्सिमाइज जेड और ये कांस्टेंट सब इक्वल टू में आ जाए, फिर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आपको निकालना है। चलिए डन। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू ही है, इसका आर्टिफिशियल वैल्यू यूज करेंगे, और ये क्या है? ये हमारा है लेसन स्लैक यूज करेंगे, लिखेंगे इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल x3 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, अच्छा a सीधा a, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज z इक्वल टू 8x1 प्लस 6x2, 8x1 प्लस 6x2 प्लस 0 इंटू x3 माइनस m इंटू a सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे a इक्वल टू 1, आई थिंक यही है, यस
एंड यहाँ लिखोगे x1 x2 x3 एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। देख लो, मैक्सिमाइज जेड, सारे कांस्टेंट इक्वल टू, और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है कांस्टेंट वो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अब इनिशियल के लिए, इनिशियल फिजिक्स सोल्यूशन, शुरुआती वेरिएबल x1 x2 जीरो पुट कर लो, है ना, सरप्लस कोई है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, x1 जीरो ले लो, x2 जीरो ले लो, तो हमारा x3 4 आ गया और a 1 आ गया। ये इनिशियल हो जाएगा, नॉन नेगेटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है। दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, देखिए सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम, पुट द फॉलोइंग एलपीपी, पुट द फॉलोइंग एलपीपी in a standard form, put the following LPP in a standard, ठीक है, in a standard form, also in matrix form, also in matrix form, ठीक है। find an initial feasible solution, find an initial feasible solution also, do it। अब जो हमारा प्रॉब्लम हुआ है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 subject to x1 plus 5x2, x1 plus 5x2 less than equal to 5, and 2x1 plus x2, 2x1 plus x2 less than equal to 4, x1 x2 greater than equal to 0. Do it. Done. तो यहां पे करेंगे इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स x3 x4, तो क्या बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू x3 0 इंटू x4, क्योंकि दोनों कांस्टेंट, दो कांस्टेंट दोनों लेस देन इक्वल टू है। x1 प्लस 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 5, एंड फिर 2x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वल टू 4, x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन IFS क्या है, तो पुट कर दो, पुट x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x3 5 x4 4, ये आएगा। एंड मैट्रिक्स फॉर्म में डालना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म मैक्सिमाइज z इक्वल टू c ट्रांसपोज इंटू x सब्जेक्ट टू ax इक्वल टू b x ग्रेटर देन 0, वेयर c क्या है, तो देखो c है 1 1 0 0, तो c है 1 1 0 0, x क्या है x1 x2 x3 x4, a क्या है 1 5 1 0 1 5 1 0 5 1 0, और यहाँ क्या है 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1, एंड व्हाट इज b, b इज दैट इज क्या है 5 4, देखिए इसको, क्लियर सबको।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, put the following LPP in the standard form. Put the following LPP in a standard form. In a standard form, and the LPP is uh, minimize Z equal to x1 plus 2x2, x1 plus 2x2 plus 3x3, subject to 3x1 plus 4x3, 3x1 plus 4x3 less than equal to 5, and 5x1 plus x2, 5x1 plus x2 plus 6x3 equal to 7, 8x1 plus 9x3, 8x1 plus 9x3 greater than equal to 2, x1, x2, x3 greater than equal to 0. Also find a initial feasible solution. Do it. Sachin Vivan noted. श्वेता नोटेड. आर्टिफिशियल वेरिएबल कहां यूज करते हैं? इक्वल टू वाले कांस्टेंट में और सरप्लस वेरिएबल वाले कांस्टेंट में, याद रखना. चलिए ठीक है, देखें क्या करेंगे हम. इंट्रोड्यूस, एक स्लैक यहां पे यूज होगा, सरप्लस यूज होगा, एक आर्टिफिशियल, दूसरा आर्टिफिशियल. तो लिखेंगे इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल x4, सरप्लस वेरिएबल x5 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स a1 a2. तो क्या हो जाएगा हमारा? मिनिमाइज z इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3, है ना, प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस ma1 प्लस ma2. यहां देखो प्लस लगाया है. क्यों प्लस लगाया है? क्योंकि मिनिमाइज का केस है. इतना बड़ा कॉस्ट लगा दिया कि a1 a2 में कभी भी आंसर में नहीं आ सकता. मैक्सिमाइज में माइनस लगाया था, छोटा कर देता, और प्लस लगा दिया, m बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो कभी भी a1 a2 फाइनल सोल्यूशन नहीं आएगा, इसे लगाया. सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस 4x3 प्लस x4 इक्वल टू 5. अगला 5x1 प्लस x2 प्लस 6x3 प्लस a1 इक्वल टू 7. अगला 8x1 प्लस यहां तो नहीं है, फिर क्या है? 9x3 माइनस यहां लिखता हूं x5 प्लस a2 इक्वल टू 2. और फिर लिखते हैं x1, x2, x3, x4, x5, a1, a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या पुट करना पड़ेगा? तो x1, x2, x3, फिर सरप्लस वेरिएबल 0 पुट. तो हमारे पास क्या आएगा? x4 आएगा 5, a1 7, a2 2. x4 5, a1 7 एंड a2 आई थिंक 2. 3 इक्वेशन है, 3 ही आएंगे इनिशियल स्टार्टिंग में. ये आए. ठीक है. अरे उमेश वर्मा, सरप्लस वाले नेगेटिव देगा. जहां मैंने बताया था ना कि जहां सरप्लस यूज करते हैं उसमें आर्टिफिशियल यूज करना पड़ेगा. लास्ट में सरप्लस यूज, आर्टिफिशियल यूज करना पड़ा. क्लियर हो जाइए. सरप्लस वाले में भी आर्टिफिशियल यूज करना पड़ता है. नहीं x5 माइनस 2 आ जाएगा. इक्वल टू वाले कॉन्स्टेंट आर्टिफिशियल, सरप्लस वाले में स्लैक अपना आंसर दे देता है इनिशियल में.
देखो हम सरप्लस को जीरो किए हुए हैं। नेक्स्ट है, अब एक नया चीज सीख रहे हैं हम लोग कि अभी तक जो वेरिएबल थे हमारे नॉन नेगेटिव थे, अब ऐसा भी हुआ कि वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन होगा, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वैसे केस में क्या करेंगे, तो देखिए प्रॉब्लम है रिड्यूस, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना है। रिड्यूस द फॉलोइंग एलपीपी, रिड्यूस द फॉलोइंग एलपीपी टू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 प्लस 6x3 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 greater than equal to 6, 3x1 plus 2x2 plus 2x2 equal to 8, and 7x1 minus 3x2 plus 5x3 greater than equal to 9, greater than equal to 9, x1 x2 greater than equal to 0, x3 unrestricted, unrestricted in sign, unrestricted in sign, ठीक है। यहां पे नहीं सरप्लस को जीरो पुट कर देंगे, सरप्लस वाले में आर्टिफिशियल यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर हाल में हमें इनिशियल फिजिकल सोल्यूशन तो पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। अब x3 यहां पे अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, इसको कैसे रेस्टेंट फॉर्म डालेंगे, आगे है ऑल्सो फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, थ्री एक्स वन प्लस 4x2 प्लस 6x3, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन 6, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, 7x1 माइनस 3x2 प्लस 5, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं, x1 x2 तो नॉन नेगेटिव, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो इसमें क्या करोगे, पुट करोगे x3 इक्वल टू, पुट x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, ऑब्वियसली x3 डैश ग्रेटर देन 0, x3 डबल डैश ग्रेटर देन 0, ऐसे करते हैं। अब देखो इसमें x3 का पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सबको केयर किया गया है, अगर x3 डबल डैश x3 डैश से बड़ा हो गया तो x3 नेगेटिव हो जाएगा, अगर x3 डैश x3 डबल डैश से बड़ा हो जाए x3 पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया तो x3 जीरो हो जाएगा, तो ये टेकन केयर ऑफ। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या है, 3x1 प्लस 4x2, क्या है हमारा 3x1 प्लस 4x2, 3x1 प्लस 4x2, आगे क्या है 6x3, x3 जो ये डालेंगे तो प्लस 6x3 डैश माइनस 6x3 डबल डैश सब्जेक्ट टू, यहाँ पे क्या है 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3, यहाँ लिखेंगे 2x1 प्लस x2 प्लस x3 ये डालेंगे 2x3 डैश माइनस 2x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 6, फिर 3x1 प्लस 2x2 है नहीं इसमें, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, तो 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8, और फिर है 7x1 माइनस 3x2, 7x1 माइनस 3x2 प्लस 5x3 डैश माइनस 5x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब सारे यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सब के सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे सरप्लस, यहाँ भी सरप्लस, और दो हमें तीन आर्टिफिशियल वैल्यू यूज करना पड़ेगा, यहाँ भी सरप्लस इसलिए, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ इक्वल टू इसलिए। तो अब आप कीजिए इसको इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल x4 x5 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स a1 a2 a3, ये करेंगे है ना, और हमारे पास आएगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 डैश माइनस 6x3 डबल डैश प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 माइनस ma1 माइनस ma2, m इज वेरी बिग पॉजिटिव, मैक्सिमाइज साथ माइनस लगा दिया कॉस्ट, सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 डैश 2x3 डबल डैश और माइनस x4 प्लस a1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट में 3x1 प्लस 2x2 एंड सीधा यहाँ पे आ जाएगा a2 इक्वल टू 8। नेक्स्ट में 7x1 प्लस माइनस 3x2 प्लस 5x3 डैश माइनस 5x3 डबल डैश है ना, माइनस x5 प्लस a3 इक्वल टू 9 है ना। यहाँ पे लिखोगे x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 a1 a2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और सारे वेरिएबल्स नॉन नेगेटिव है। अब क्या पुट करेंगे, तो पुट कर a3 भी तो है, a3 पुट अब इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन के लिए पुट x1 इक्वल टू x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 इक्वल टू 0, a1 क्या आएगा, a2 क्या आएगा और a3 क्या आएगा।
A1 6 6 8 9, तो क्या लिखोगे 6 8 9। ये हमारा हो गया जब अनरिस्ट्रिक्टेड हो साइन में कोई वेरिएबल। इसी तरह करते हैं, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन था, तो इसी तरह करते हैं, x3 को हमने क्या माना x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, x3 डैश कर देंगे 0, x3 डबल डैश कर देंगे 0, क्योंकि मैंने बोला कि x3 का साइन टेकन केयर ऑफ। अगर x3 डबल डैश से बड़ा है तो x3 नेगेटिव होगा, x3 डबल डैश से बड़ा है तो x3 पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल x3 हो जाएगा। तो पुट कर दिया x3 जगह। फिर हमने इंट्रोड्यूस किया स्लैक सरप्लस एंड आर्टिफिशियल। मैंने बता रखा है जहां इक्वलिटी कांस्टेंट को आर्टिफिशियल यूज करो, जिससे सरप्लस यूज करो तो उसे आर्टिफिशियल यूज करो, और हमारा इनिशियल आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो होमवर्क है, आप कर लेना इसको। प्रॉब्लम है, होमवर्क है ये। पुट द फॉलोइंग एलपीपी, पुट द फॉलोइंग एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और एलपीपी क्या है, तो मिनिमाइज z इक्वल टू 25x1 प्लस 30x2 सब्जेक्ट टू 4x1 प्लस 7x2, 4x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 8x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड 6x1 प्लस 9x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एंड हेंस फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। अब यहां पे ये कौन है, सावीर भाटी, क्योंकि x3 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन था, x3 का साइन नहीं पता था, इसलिए x3 को लिया। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अब देखो एक तो पहले ये नेगेटिव राइट हैंड साइड पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -6 1 -9x2 लेस देन इक्वल टू 2, ये कर लेना है। अब यहाँ पे x1 x2 दोनों अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन है, तो पुट करना पड़ेगा x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x2 इक्वल टू x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। फिर जैसे इस दोनों में सरप्लस, इसमें स्लैक यूज करना पड़ेगा, तो दो आर्टिफिशियल वैल्यू यूज करना पड़ जाएगा, है ना। और जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ये आएगा, चेक कर लूँ, मिनिमाइज z 25x2 30x2। ठीक है, इसका जो आंसर आने वाला है वो बता दूं, A1 1 आंसर, A1 1, A2 दूसरा आर्टिफिशियल वेरिएबल 3, एंड x5 इसमें स्लैक होगा 2, ये आंसर आएगा। मैंने बता दिया पहले पॉजिटिव कर लेना है इसको, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पॉजिटिव होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस दोनों सरप्लस यूज होगा, इसमें लेस देन हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई करने पे, तो क्या बन जाएगा, ये स्लैक लगेगा, सरप्लस वाले दो आर्टिफिशियल यूज होगा। अरे धीरे आगे सबका यूज है, जानेंगे हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज है, मान लो मैक्सिमाइज मतलब जेड का बड़ा से बड़ा वैल्यू निकालना है, हमने आर्टिफिशियल वैल्यू खुद इंट्रोड्यूस किया है, तो m बहुत बड़ा लेंगे तो -m बहुत छोटा हो जाएगा। A1 A2 का काम होगा कि भाई जेड को मैक्सिमम नहीं होने देना, तो इसीलिए A1 A2 कभी भी फाइनल सोल्यूशन में नहीं आएगा। A1 A2 लेने के लिए हम लोग -m पेनल्टी लगा देते हैं कि कभी भी आंसर में, फाइनल आंसर में ना आ पाए। मिनिमाइज में प्लस लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस लगा रहेगा तो कभी भी मिनिमम निकलने नहीं देगा, A1 A2 कभी फाइनल में नहीं आएगा, इसे लगाते हैं। बट इसका अभी आगे यूज है, जानेंगे, बिग गेम मेथड है, हम लोग करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल का इतना ही काम है, इसलिए लेते हैं कि हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाए। आर्टिफिशियल वेरिएबल का वहीं पे काम खत्म हो जाता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल खुद ही यूज किया था इनिशियल सॉल्यूशन के, तो कभी नहीं वो फाइनल सॉल्यूशन आ सकता है। तो इस तरह का उसमें कॉस्ट लगा देते हैं कि कभी भी आंसर में ना आ पाए। वो माइनस से लगा दिए मैक्सिमाइजेशन में, प्लस से लगा दिए मिनिमाइजेशन में, इसीलिए। अच्छा, इसमें A3 छूट गया, हाँ -m A3 ले लो, ये छूट गया था। चलिए आज के लिए थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को, प्रॉब्लम पूछें। साबिर भाटी, मैंने बताया x3 को क्यों लिया था, अनरिस्ट्रिक्टेड साइन था इसलिए, वहां लिखा हुआ था x3 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन है। हाँ क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, x3 अनरिस्ट्रिक्टेड साइन लिखा हुआ था यहाँ पे। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।
बात कर रहे थे, है ना, स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये सब बात किए थे। आज सबसे पहला चीज हम लोग करेंगे बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है ये बात करेंगे। बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो हमारा जो कांस्टेंट है उसको इक्वलिटी में बदल के हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी कर देते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, जहां पे ए हमारा क्या है, तो ए हमारा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक्स हमारा एन क्रॉस वन कॉलम मैट्रिक्स है, और बी हमारा एम क्रॉस वन मैट्रिक्स है, याद होगा। अब इसमें क्या है कि हम लोग जैसे x हमारा है तो x n क्रॉस वन का मतलब हुआ कि x1 x2 से लेके xn तक, ठीक है, और b m क्रॉस वन का मतलब हुआ हमारा b1 b2 से लेके bm तक, यह है, यही है। अब रैंक ऑफ ए, रैंक पता होगा, रैंक ऑफ ए m होगा, अगर रैंक नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, रैंक ऑफ ए m होगा, ठीक है, क्योंकि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए m होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा काम है n माइनस m वेरिएबल को, चाहे ऐसे समझो, हमारा काम है एक टू फाइंड अ मैट्रिक्स या टू फाइंड अ सब मैट्रिक्स b m क्रॉस m हो। किसका सब मैट्रिक्स, तो a का, वेयर रैंक ऑफ b शुड बी m, वेयर रैंक ऑफ b शुड बी m। रैंक ऑफ b शुड बी m का मतलब इसके जितने कॉलम होंगे, ये m क्रॉस m है, इसके जितने कॉलम्स होंगे, ऑल द कॉलम्स शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जिनको मान लो लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा बेसिक नहीं पता हो तो केवल ये जान ले, इसके बदले डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर है तो इसका मतलब है कि उसके कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर नॉन जीरो है तो उसके कॉलम्स जो होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर थोड़ा बहुत बेसिक लीनियर अलजेब्रा का नहीं याद है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी सीधा नॉन जीरो होना चाहिए। अब ऐसे समझो कि मान लो, चाहे मैं इसको अगले पेज में समझा देता हूं, एक चीज और जानो, रैंक अगर नहीं याद हो तो रैंक ऑफ ए एम होने का मतलब है ए में कम से कम एक एम क्रॉस एम सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब यही होता है। तो ऐसे समझे आप, जैसे तुम्हारे पास क्या है, आप A11 से लेके 1n, A21 से लेके A22 से लेके A2n, और ऐसे ही बढ़ते जाएं, लास्ट में AM1 AM2 से लेके AMN, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स हुआ A, क्योंकि हमारे पास है ना AX इक्वल टू B। x क्या होगा, x1 x2 xm प्लस 1 से लेके xn तक, और इधर क्या होगा, b1 b2 से लेके bm तक, ठीक है। अब हमारा काम है, bm क्रॉस m लिख दिया मैंने, हाँ वही तो लिखा, ठीक है। तो हमारा काम है, मान लो अभी तुम्हें समझाने के लिए, देखो इसमें m रो है, तो ऐसा करते हैं कि m कॉलम तक मान लो m कॉलम, इसमें यहां तक m कॉलम है, क्या है, m कॉलम्स है, और ये m रो तो है, तो अभी माने कि फर्स्ट m कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये m क्रॉस m मैट्रिक्स होगा, इसको बोलते हैं m क्रॉस m सब मैट्रिक्स ऑफ A। इससे एसोसिएटेड जो वेरिएबल होगा x1 से लेके xm तक होगा ना, x1 से लेके xm तक, और उसके बाद के कॉलम से एसोसिएटेड वेरिएबल होगा xm प्लस 1 से लेके xn तक। हम क्या करते हैं, ये हमारा जो फर्स्ट m कॉलम है इसको b माने और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उससे एसोसिएटेड जो, क्योंकि x1 से लेके xm तक तो मल्टीप्लाई होगा m कॉलम तक, उसके बाद जो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा xm प्लस 1 से xn तक, तो उसके बाद वाले जो वेरिएबल है एसोसिएटेड कॉलम से उसको जीरो मान लो, तो मान लो xm प्लस 1 xm प्लस 2 से लेके xn तक क्या मान गए, जीरो, है ना। अब जो ये रिड्यूस होगा, ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा और ये बन जाएगा, यहां पर लिखता हूं A11 से लेके ऐसा करते हैं, ये A1m एंड A21 से लेके A2m तक, और AM1 से लेके AMM तक, ठीक है। ये तुम्हारा मैट्रिक्स क्या हुआ, B, ठीक है। और हमने xm प्लस 1 से लेके xn तक तो जीरो माना, तो यहाँ पे जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो x1 से लेके xm तक होगा, और क्योंकि ये बाकी उसका जीरो जीरो सब है, और इधर तो यही रहेगा, तो b1 b2 से लेके bm तक, ठीक है, यही रहेगा। तो ये जो हमारा बना वो बना b xb इक्वल टू b, ये बना ना b xb इंटू b। xb हमारा क्या है, तो xb हमारा जो वेरिएबल हम जीरो नहीं माने हैं xm तक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि रैंक ऑफ b तो m है, रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या है, नॉन जीरो है ना। तो xb इक्वल टू, तुम्हें मैट्रिक्स से पता होगा क्या आएगा, b इनवर्स इंटू b, b इनवर्स निकल सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ b नॉन जीरो। xb मतलब यहां से x1 से लेकर xm का वैल्यू आ जाएगा, तो ये जो xb आएगा इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। और xb में कहां से कहा, x1 से लेकर xm तक है, बाकी xm प्लस 1 xm प्लस 2 से लेकर xn तक हम जीरो लेकर चल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन है। और xb अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ गया तो बोलेंगे ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। और b को बोलेंगे बेसिस मैट्रिक्स है, क्या है, बेसिस मैट्रिक्स है। गौर करना, यहां पे हमने फर्स्ट m कॉलम लिया है और m क्रॉस m सब मैट्रिक्स बनाया, ये मान के चला डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। अगर नहीं है, मान लो पहला हटाने के बाद m कॉलम लेके हमें मिला, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो वो b हो जाएगा। तो हम x1 इसके एसोसिएटेड वेरिएबल को जीरो मानेंगे, x1 को जीरो मानेंगे, x2 से लेकर xm प्लस 1 तक बेसिक वेरिएबल होगा, उसके बाद नॉन, बाकी सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक ऐसा मैट्रिक्स खोजना है m क्रॉस m जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना मतलब उसके m कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि उसका रैंक हो जाएगा m।
तो इसी का सब मैट्रिक्स खोजते हैं, मतलब m कॉलम्स खोजते हैं, उससे सब मैट्रिक्स बनेगा जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। जो m कॉलम्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल यहाँ होंगे वो बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल नहीं होंगे उसको हम जीरो मान लिया करेंगे, वो नॉन बेसिक होंगे। अब जरा इधर से पढ़ो, हमारा कॉन्स्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल डाल देते हैं, ax = b बनेगा। a कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x कॉलम वेक्टर, ये लिख दिया मैंने। रैंक ऑफ ए m से ज्यादा हो नहीं सकता है, m क्रॉस n है, m और n में कोई वेरिएबल ज्यादा होता है, रो कम होते हैं, जो हमारा इसमें इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन बनता है उसमें। तो रैंक ऑफ ए m और n में छोटा होता है, उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रैंक m, इसका मतलब a का एक सब मैट्रिक्स मिलेगा m क्रॉस m, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। टू फाइंड द सब मैट्रिक्स b m क्रॉस m, जिसका रैंक m होगा, या b का डिटरमिनेंट नॉन जीरो। डिटरमिनेंट नॉन जीरो मतलब b के जो m कॉलम्स एनी कॉलम्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो मैंने बोला कि तुम्हें समझाने के लिए कि मान लो फर्स्ट m कॉलम्स जो है एक सब मैट्रिक्स b बनाया, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो देखो x1 वेरिएबल फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, x2 वेरिएबल सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह xm तक m कॉलम तक मल्टीप्लाई होगा, ऐड हो जाता है। तो हमारा वही इक्वेशन बन जाएगा जिसके प्रीवियस वाला कांस्टेंट वाला, xm + 1 से लेकर xn तक इस m क्रॉस m मैट्रिक्स कॉलम से नहीं मल्टीप्लाई होगा, उसको हम जीरो मान लेते हैं। तो ये वाला सिस्टम रिड्यूस होकर ये आ जाएगा। तो m क्रॉस m ये b हुआ, x1 से लेकर xn तक रखेंगे क्योंकि xm + 1 से लेकर xn तक जीरो ले लिया। अब ये जो b है और ये जो कॉलम वेक्टर xb माने, और ये राइट वाला b तो रहेगा ही, डिटरमिनेंट तो b नॉन जीरो है, तो b इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, xb b इनवर्स b सॉल्यूशन 12th में पढ़े हो गई है। तो xb को बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन, अगर xb > 0 जो सॉल्यूशन आया उसको बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, और b हमारा बेसिस मैट्रिक्स है। क्या है? बेसिस मैट्रिक्स है। तो समझ में आया? अब इसका एग्जांपल देखेंगे, अभी तत्काल थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया? ठीक है। अब क्योंकि xb में तो टोटल n ही वेरिएबल्स होगा, बेसिक वेरिएबल्स, बट है तो सिस्टम m क्रॉस n वेरिएबल्स चाहिए सेटिस्फाई कर दिए, बाकी के n - n वेरिएबल 0 0 है। तो सॉल्यूशन क्या होगा सिस्टम का? सॉल्यूशन मान लो ये सिस्टम को फर्स्ट मान लो, तो सॉल्यूशन टू फर्स्ट क्या होगा? सॉल्यूशन टू फर्स्ट मान लो x ट्रांसपोज लिया रो वेक्टर, तो यहां आएगा x b ट्रांसपोज, और यहां पे क्या आएगा? सारे वेक्टर n - n वेक्टर 0 है ना, ये आएगा। ऑब्वियसली ये Rn का एलिमेंट होगा, और x b ट्रांसपोज किसका एलिमेंट होगा? Rm का। ठीक है, समझ गए? क्योंकि सिस्टम जो फर्स्ट है n वेरिएबल है, तो n - n वेरिएबल जो नॉन बेसिक है, ये नॉन बेसिक कहलाता है, जो b के कॉलम से एसोसिएटेड नहीं है। तो नॉन बेसिक तो सारे जीरो है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन साथ में बचा हुआ वेरिएबल जीरो, वो सॉल्यूशन हो जाएगा किसका? फर्स्ट का, है ना। फिजिबिलिटी वाली बात कब होगी? बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन जब x b > 0, मतलब नॉन नेगेटिविटी जो है वेरिएबल का सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर x b ट्रांसपोज > 0 है, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया और बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन बन जाएगा ये। ठीक है, अब कुछ नोट लिखते हैं। पहला, if one or more basic variable is or are zero, then the solution is, then the basic solution is called degenerate solution, solution, या बेसिक फिजिबल भी हो जाए। इफ वन और मोर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, वन और मोर बेसिक वेरिएबल बेसिक फिजिबल में जीरो हो जाए, देन द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट। क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। ठीक है। दूसरा, ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z जो हमारा होता है। ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू दे दे, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू दे दे। ऑप्टिमाइज करना मतलब या तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। तो ऑप्टिमल देने का मतलब मैक्सिमाइज का केस है तो मैक्सिमम वैल्यू दे दे z का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, मिनिमाइज करने का z है ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिनिमम वैल्यू z का। ठीक है। अब अगला है टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितना हो सकता है? टोटल n वेरिएबल्स है, उसमें से m वेरिएबल बेसिक हो सकता है ना। तो एनसीएम मतलब फैक्टोरियल m बाई फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n माइनस m, इतने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। आउट ऑफ n वेरिएबल n ही बेसिक होंगे, इतने पॉसिबिलिटी है बेसिक सॉल्यूशन के। सारे बेसिक सॉल्यूशन फिजिबल नहीं होंगे, वही फिजिबल होंगे जब बेसिक वेरिएबल का जो आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। बेसिक समझ गए? जिसको हम जीरो मानते हैं वो नॉन बेसिक हो गया। ठीक है। बट सॉल्यूशन में ये तो बेसिक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, और जो बाकी फिर जीरो माने वो भी लेना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन में n वेरिएबल चाहिए। ठीक है। ठीक है। आनंद तुम बात कर रहा है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला में जो पॉइंट होंगे उसके दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, कोई एक जीरो हो जाएगा। जब मान लो 5 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल, तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहां काम आएगा? नहीं आएगा ना। उसी को जनरलाइज कर दिया ना कि इफ वन और मोर बेसिक वेरिएबल इज और आर जीरो देन द बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड डीजेनरेट सॉल्यूशन। नोट बोला कि भाई जो एक्स बी है बेसिक सॉल्यूशन जो है उसमें एक दो वेरिएबल जीरो हो जाए तो बोलेंगे डीजेनरेट है। और बोला कि ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो वैसा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे। ऑप्टिमाइज मतलब अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइज कर दे, मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइज कर दे।
तीसरा, टोटल वेरिएबल एक्स इक्वल टू बी में कितने एन है ना, एन में से हम एम वेरिएबल को बेसिक ले सकते हैं, तो कितने बेसिक वेरिएबल पॉसिबल है, एन में से कोई एम चुन लो, तो एनसीएम, ये एनसीएम कॉम्बिनेशन वाला है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एम इनटू फैक्टोरियल एन माइनस एम। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट है जो जानना है विदाउट प्रूफ, वो रिजल्ट मैं लिख रहा हूं। अब वो रिजल्ट है, रिजल्ट पहला, रिजल्ट फर्स्ट, रिजल्ट फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन टू अ एलपीपी, टू अ एलपीपी, टू अ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट, इज अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट का मतलब है कि जो मान लो क्योंकि ये एन डायमेंशनल है, दो डायमेंशन का तो हम लोग देख लिए ग्राफिकल में, तीन डायमेंशन से बनाना मुश्किल हो जाएगा ग्राफिकली, चार डायमेंशन पांच डायमेंशन बन ही नहीं सकता लॉजिकली, वो हम लोग मानते हैं एन डायमेंशन। तो जो फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है एक रीजन बनेगा, एक क्या बनेगा, रीजन बनेगा, जो भी रीजन बनेगा वो कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। कॉन्वेक्स सेट का मतलब होता है, कॉन्वेक्स सेट का मतलब होता है ये हमारा रीजन है, ये हमारा रीजन है ना, ये कॉन्वेक्स सेट है। क्यों कॉन्वेक्स सेट कहलाता है ये, तो तुम किसी भी दो पॉइंट को ले लो और जो लाइन सेगमेंट खींचोगे वो सेट के अंदर ही होगा, सेट के बाहर नहीं हो सकता है, तो ऐसे सेट को कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। तो देख लो कोई भी दो पॉइंट लो, यहां ले लिए, ये जो लाइन सेगमेंट है वो सेट के अंदर ही होगा, ऐसे सेट को हम कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो इसका, ये इसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, जो है इसको हम बोलते हैं एन डायमेंशन में एक्सट्रीम पॉइंट है या वर्टिसेज है, कॉन्वेक्स सेट का वर्टिसेज है। अब कॉन्वेक्स सेट जैसे ये नहीं है, अब देखो एक बना रहा हूं मैं सेट ऐसे, है ना, ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये इसका रीजन है, इसका रीजन है कि जैसे ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, ये लाइन पूरा का पूरा इस सेट के अंदर तो नहीं है, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो रिजल्ट क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन टू अ एलपीपी इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, इस तरह का कुछ होगा, कोई दो पॉइंट मिलाओगे तो लाइन ज्वाइनिंग दोस टू पॉइंट मस्ट लाई विद इन द सेट, बट ये कॉन्वेक्स सेट है, ये नहीं हो सकता है फिजिबल सॉल्यूशन का सेट। ये हमारा पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है ये रिजल्ट टू, रिजल्ट टू है, रिजल्ट टू है ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू अ एलपीपी, टू अ एलपीपी, एलपीपी correspond to an extreme point of the convex set, of the convex set of feasible solution, of the convex set of feasible solutions, feasible solution, and conversely, and conversely, and conversely, and conversely। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, तो इस कॉन्वेक्स सेट का यही वर्टिसेज होगा, वर्टिसेज पॉइंट होगा जो कॉर्नर पॉइंट है ग्राफिकली में। कन्वर्सली मतलब कोई भी ये जो एक्सट्रीम पॉइंट दिख रहा है, वर्टिसेज दिख रहा है, वो क्या होगा, एलपीपी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, है ना, ये है। समझ गए, इस रिजल्ट का प्रूफ नहीं जानना है हम लोग को, बस ये रिजल्ट जानना है कि एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्ड टू दिस एक्सट्रीम पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट समझो ऑफ द कॉन्वेक्स सेट, एंड कन्वर्सली एवरी एक्सट्रीम पॉइंट और वर्टिसेज ऑफ द कॉन्वेक्स सेट कॉरस्पॉन्ड टू अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। ठीक है, समझ गए। अब तुम्हें एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। जैसे एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज, एग्जाम्पल है मैक्सिमाइज z इक्वल टू, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 5x2, 4x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12, एंड 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 8, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम तुम्हें बेसिक सॉल्यूशन बताते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है, क्या होगा और कौन सा बेसिक नहीं है, बेसिक फिजिबल नहीं है वो बताएंगे, और ग्राफिकली भी बताएंगे कैसे कॉर्नर पॉइंट होता है ना। तो देखो इसमें क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल x3 एंड x4। तो क्या बनेगा ये 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 12 हो जाएगा, और फिर 3x1 प्लस x2, यहाँ तो x3 के सामने कुछ नहीं, यहाँ प्लस x4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो जो मैट्रिक्स एक्चुअली मैट्रिक्स फॉर्म में ये सिस्टम क्या है, तो a इक्वल टू 2 3 3 1 1 0 0 1, x क्या है x1 x2 x3 x4, है ना, और b क्या है b क्या है